नमस्कार दर्शकों, रायपुर दूरदर्शन केंद्र का प्रादेशिक समाचार एकांश आप सभी का स्वागत करता है। आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस। संविधान दिवस के मायने हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि संविधान इस शब्द को सुनते ही हम ये सोचते हैं कि ये हमारे काम की चीज़ नहीं है या इससे हमारा कोई मेल नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, आप दिन भर में जो भी काम कर रहे हैं, आप जैसे चल रहे हैं, आप सुबह से जो भी आपकी दिनचर्या है, वहाँ से ही संविधान शुरू होता है। इस संविधान के मायने आपके लिए क्या हैं? क्यों संविधान दिवस में आपका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है? क्यों संविधान दिवस मनाया जाता है? इन्हीं सब बातों पर बात करने के लिए आज हमने इस परिचर्चा का आयोजन किया है और इस परिचर्चा में हमारे साथ दो मेहमान भी शामिल हैं। सबसे पहले मैं आपसे उनका तारुफ कराता हूँ। मेरे साथ हैं श्री भूपेंद्र करवंदे जी, जो सहायक प्राध्यापक विधि, शासकीय योगानंदम महाविद्यालय रायपुर से। मेरे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं जिनसे मैं आपका परिचय कराता हूँ। डॉक्टर प्रिया राव जी, सहायक प्राध्यापक विधि, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर। आप दोनों का हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, हम भारत के लोग, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो यहीं से शुरू होती है, तो हम यानी कि कलेक्टिवली पूरा देश 130 करोड़ भारतीय इस संविधान दिवस के मनाने के क्या कारण हैं? डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, संविधान दिवस मनाने के पीछे जो सामान्य उद्देश्य या सामान्य जो भावना है वो ये है कि जो आम जनता है उसको संविधान के प्रति जागरूक किया जाए जी। क्योंकि संविधान किसी, जैसे डॉक्टर अंबेडकर का ये कथन था कि संविधान किसी एडवोकेट का या वकील का दस्तावेज नहीं है, वो आम जनता का दस्तावेज है। तो आम जनता तक संविधान की बातों को पहुंचाया जाए और संविधान के प्रति जागरूक किया जाए, ये संविधान दिवस के पीछे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा ने इस संविधान को अंगीकृत किया, तब हमने 26 नवंबर से विधि दिवस मनाने की परंपरा प्रारंभ की जी। लेकिन 2015 में वो ऐसा वर्ष था जब हम डॉक्टर अंबेडकर जी की 125वीं जयंती मना रहे थे। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने ये कहा था कि अब हमें 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, और तब से ये परंपरा चली आ रही है। डॉक्टर राव, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात कही कि 2015 से हम इसे संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसके पहले हम लॉ डे के रूप में मनाते थे, कानून दिवस के रूप में मनाते थे। जो भी कानून हमारे देश में बने हैं, वो उनका जो ताना बाना बुना गया है वो संविधान के इर्द गिर्द ही बुना गया है। तो क्यों संविधान हमारे लिए ज़रूरी है, एक आम आदमी के लिए ज़रूरी है? सबसे पहले तो लोगों के मन में इस बात का विश्वास होना ज़रूरी है कि संविधान हमारे लिए है, हम संविधान से हैं और संविधान हमारा है। इस पर आप क्या राय जानना चाहूँगा? संविधान को यदि मैं सरल शब्दों में समझाऊं तो जैसे कि एक घर को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे रहते हैं, उसी प्रकार से हमारा देश किस रूप में काम करेगा, उस देश को चलाने के लिए कुछ ऐसे दृष्टांत की आवश्यकता रहती है, सिद्धांत की आवश्यकता रहती है। उसको लिखित रूप में हमने संविधान के माध्यम से अपने देश में अंगीकृत किया। जैसे सर ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को हमने इसे अडॉप्ट किया और काफ़ी समय लग गया इसे, भले इनैक्टमेंट में 61 डेज़ लगे। 26 जनवरी को हमने इसे लागू किया पूरे देश में, और उसके पीछे का भी एक इतिहास है। उसमें यह था कि 1930 में जब जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, उसी को यादगार के रूप में वो चाहते थे कि 26 जनवरी 1950 में उसको हम संविधान को पूरी तरीके से देश भर में लागू करें। तो संविधान एक ऐसा फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, लॉ ऑफ लैंड माना जाता है, जिसमें पूरी कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो हमारी पूरी विधायिका है वो कैसे काम करेगी, हमारा देश का संचालन सुचारू रूप से कैसे होगा, उसके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। तो आप दोनों से ही मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अब तो समय काफ़ी बदल गया। सन 1949, फिर 1950 जब हमारा संविधान लागू किया गया, और अब 2021। तो इतने साल बाद भी अभी भी लोगों के मन में ये भ्रम क्यों है कि संविधान से हमारा बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है, या हम बहुत ज़्यादा इससे
जब तक हमें कोई समस्या न आए तब तक कानून से हमारा कोई मतलब नहीं है, और संविधान से तो फिर बात ऐसी हो जाती है कि नहीं, इससे तो हमारा थोड़ा मतलब नहीं। क्योंकि मैंने कई लोगों से अभी स्टूडियो में आपसे परिचर्चा के पहले भी मैंने कई लोगों से बातचीत की कि आप संविधान को क्या समझते हैं, तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाए। तो मुझे इस बात के आप लोगों से इस बात को जानना है कि क्यों संविधान के प्रति लोगों का अभी नज़रिया बदला नहीं है, उनको जानने के प्रति, संविधान को जानने के प्रति। समाज में क्योंकि इतने सारे अपराध बढ़ते जा रहे हैं और महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, तो अब ये आवश्यकता महसूस होने लगी है कि क्यों ना हम स्कूल के कैरिकुलम में, इवन कॉलेज के कैरिकुलम में इस चीज़ को लाएं और बच्चों को ये समझाया जाए। जैसे सोशल साइंस पढ़ते हैं बच्चे, उसमें उनको बताया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और फिर उनको समझाया जाए कि प्रीएम्बल क्या है, हमारा देश किस प्रकार का देश है और हमारे देश की क्या क्या विशेषताएँ हैं, हमारी सरकार कैसे चलती है, हम कैसे प्रतिनिधियों को चुन के सरकार में लाते हैं, एमपी एमएलए कैसे बनते हैं, पार्लियामेंट क्या होता है। तो वो सब चीज़ों के लिए संविधान को पढ़ने की आवश्यकता अब महसूस की जा रही है जी। और इतने सारे जो बिल आ रहे हैं, जो लॉ बन रहे हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीज़ें हमको जब समझनी है। आयोग हैं, महिला आयोग की बात हम सुनते हैं न्यूज़ में, आदिम जाति जनजाति आयोग की बात जब न्यूज़ में आती है तो लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि ये कहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कहाँ से अस्तित्व में आया। तो उसका जो फंडामेंटल है, जो फाउंडेशन है, वो संविधान है जी। और बहुत लोगों को शायद ये जानकारी भी नहीं है, और संविधान दिवस के मनाने के पीछे उद्देश्य भी यही है कि आम जनता को ये चीज़ पता चले जी। तो जहाँ तक ये सब हमारे संविधान की विशेषताओं की बात है, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे संविधान में बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत अलग अलग विशेषताएं मैं पढ़ रहा था, तो ऐसी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हमने हमारे संविधान में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की है जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। आप बाकी देशों में अगर देखेंगे, हमारे संविधान की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, अगर आप बाकी देशों में देखेंगे, जैसे मैं ब्रिटेन की बात करूं तो वहाँ पे संसद सर्वोच्च हो जाती है जी। अगर आप अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम हो जाता है जी। लेकिन भारत में संविधान सर्वोच्च है। इसलिए संविधान की एक सबसे बड़ी क्वालिटी जो हमको बाकी देशों से भी अलग कर देती है कि हमने संविधान की सर्वोच्चता को रखा है। जी जी। हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है, इसलिए भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और जब इस लोकतंत्र में चुनाव होते हैं तो सारा पूरा विश्व ये देखता है कि आखिर इतने बड़े लोकतंत्र में चुनाव कैसे हो रहे हैं। हमने राज्यों के लिए कोई अलग से संविधान की बात नहीं की है, हमने ये बस कहा है कि भाग 6 में राज्यों का जो है राज्यों के बारे में प्रावधान हमने कर दिए। इसके अलावा हम देखें तो हम विश्व के सबसे विस्तृत संविधान का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतना विस्तृत संविधान विश्व के किसी भी देश के पास नहीं है जी। जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। तो इतने विस्तृत संविधान के साथ जब हम प्रतिनिधित्व करते हैं तो चुनौतियां हम पर निश्चित रूप से बढ़ती है कि इतने बड़े डॉक्यूमेंट को लेकर जब हम चल रहे हैं और इतने समय तक हमने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इसके साथ में काम किया है, तो निश्चित रूप से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी विशेषताओं के अंतर्गत ही आता है। मैडम, एक चीज़ है, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि हमारा जो संविधान है बहुत विस्तृत है, तो क्या ये बात है कि इतना विशाल संविधान है तो कहीं जनता ये तो नहीं सोचती, आम जनता ये तो नहीं सोचती कि अरे इसको हम कैसे अंगीकार करेंगे या हम इसको कैसे समझ पाएंगे, ये तो हमारे समझ से बाहर की चीज़ होती है। क्या जनता की ये सोच है इस चीज़ को लेकर? देखिए, असल में क्या हुआ कि जब संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, तो आपने पढ़ा भी होगा कि इसको बनाने में कम से कम 2 साल लगे, 11 महीने 18 दिन का समय लगा और करीब 168 बैठक हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी, BR अम्बेडकर जी सब थे, और उसमें फिर 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। उसके बाद जो बेसिक क्वालिटीज थी हर देश की उसको ली गई, जैसे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली सोवियत रशिया से, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, तो सारी जो बेस्ट क्वालिटीज थी हर कॉन्स्टिट्यूशन की उसको इम्बाइब करते हुए हमने अपने भारत के संविधान का निर्माण किया। और देखा जाए तो इसमें इतना विस्तृत संविधान है कि हमारे देश का विशालकाय संविधान माना जाता है। इवोर जेनिंग्स ने भी इस बारे में कमेंट किया, कामत जी ने भी कहा कि जो विशालतम संविधान है वो इसकी विशेषता है, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करता है कि कैसे प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा सरकार के द्वारा या न्यायपालिका के द्वारा, कैसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, रिमूवल अगर हम करते हैं जजेस का या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का तो किस आधार पे होगा। तो सारे ग्राउंड्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया
आर्टिकल्स के माध्यम से, इसीलिए ये इसका रूप जो है वो विशालकाय बन गया। विशालकाय बना, लेकिन सन 1949 में बना, 1950 में हमने इसे इनेक्ट किया, संविधान लागू किया। 2021 आ गए, इस दौरान क्या आज भी संविधान उतना ही प्रासंगिक है डॉक्टर साहब? बिल्कुल उतना ही प्रासंगिक है। कैसे बन पाया उतना प्रासंगिक? इतना प्रासंगिक बनने के पीछे मूल कारण ये रहा कि हमारे संविधान में हमने अभी तक 105 संविधान संशोधन किए हैं जी। और सर्वश्रेष्ठ संविधान आप उसे ही कहेंगे जो समय और परिस्थिति के अनुसार बदला जा सके। हमने कोई कठोर संविधान का निर्माण नहीं किया था अमेरिका की तरह की एक बार आपने जो बात लिख दी उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए कभी बदला ही ना जाए। इसीलिए ये प्रासंगिक होता चला गया और आज भी इस वर्तमान समय में आप देखेंगे तो बिल्कुल संविधान आज सामान्य समस्याओं चाहे आम जन की समस्याओं उसको हल करने के लिए बिल्कुल प्रासंगिक है। अगले कई सालों तक या अगले कई समय तक ये प्रासंगिक रहेगा मैडम? जरूर रहेगा, क्योंकि देखिए अभी जैसे RTE आया, राइट टू एजुकेशन हमारे समाज में आया, हमने उसको फंडामेंटल राइट्स में लाया, 21A में जोड़ा, उसको हमने फंडामेंटल ड्यूटीज में भी जोड़ा, 51A के लास्ट सब क्लॉज के में जोड़ा गया 86th अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में। तो इतने सारे हम जो संशोधन ला रहे हैं, अमेंडमेंट ला रहे हैं, वो इसीलिए ला रहे हैं ताकि जो समाज में बदलाव आ रहा है, समय के साथ परिस्थितियों में जो बदलाव आ रहा है उसके साथ हम अपडेट हो सके, हमारा देश उस हिसाब से चल सके और जो लोगों के अधिकार है, जो उनको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, वो उन लोग अच्छे से उसको एंजॉय कर सकें और यदि उनका वायलेशन होता है तो वो रिट के माध्यम से फिर न्यायालय की शरण में जा सके। तो क्या ऐसे कई विश्व में ऐसे भी कई देश होंगे जो एक बार संविधान जो लिखा गया तो उसमें कहीं वो परिवर्तन नहीं करते हैं, तो उनके लिए तो बड़ी तकलीफ हो जाती होगी? हाँ, देखा जाए तो संशोधन जो होती है प्रक्रिया हमने जो अडॉप्ट की हुई है आर्टिकल 368 में, उसमें 3 प्रकार के संशोधन है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी विथ रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, ऐसी हमारी प्रोसीजर है। तो हमने जो अडॉप्ट किया वो फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों के बीच का लिया कॉम्बिनेशन, लेकिन जो दूसरे देश है वो बहुत रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे सर ने बताया अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें उनको उनके अलग से फिर रूल्स, बाय लॉज, नोटिफिकेशन आते हैं जिसके कारण फिर उनका देश उस हिसाब से चलता है। ऐसे में तो फिर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते होंगे वहाँ के लोगों को इन सब चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि अलग से सब चीज़ों के बाद एक और नई नई चीज़ें उनमें जोड़ते जाना, एनेक्स्चर जोड़ते जाना, वो एक तकलीफदायक काम हो जाता है फिर लोगों को समझने के लिए। तो उस हिसाब से देखा जाए, उस लिहाज से देखा जाए तो हमारा संविधान बहुत फ्लेक्सिबल है और बहुत आसानी से समझा जा सकता है इन सब चीज़ों को लेके। तो मैं ये जानना चाहता था कि जो अभी हमारी नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, उसमें भी शायद कुछ प्रावधान ऐसे रखे गए हैं जिसमें बच्चों की शिक्षा में संविधान की शिक्षा को भी एक महत्व दिया गया है। इस बारे में आपके जानना चाहूँगा, आपसे विचार जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब। देखिए, अगर आप मूल कर्तव्यों की बात करें तो पहला मूल कर्तव्य यही कहता है कि संविधान का आदर करें, उसकी आकांक्षाओं का पालन करें और उसके जो जितने भी उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसका सम्मान करें। तो आप जनता से ये अपेक्षा करते हैं कि जनता संविधान का आदर करे, उसका पालन करे, तो अपेक्षा आप तब कर पाएंगे जब आप, जैसे हम लिटरेसी की बात करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप लीगल लिटरेसी को बढ़ाइए, जिसमें लोगों जनता तक आप संविधान के विषयों को पहुंचाइए और निश्चित रूप से इसको बहुत छोटे स्तर से ही शुरू कर दिया जाना चाहिए था। और नई शिक्षा नीति में ये काम इसीलिए रखा गया ताकि भारत का हर नागरिक जब वो स्कूल में ही जब वो पढ़ने आ जाए तभी वह अपने संविधान को बहुत अच्छे से जान ले और आगे चल के फिर उसकी संस्थाओं का पालन करना, संविधान का आधार करना, वो अपने मूल कर्तव्यों का निर्वहन बहुत आसानी से कर सकेगा। तो ये बहुत आवश्यक भी था कि आप केवल प्रियम्बल बताकर, केवल फंडामेंटल ड्यूटी बताकर और केवल डायरेक्टिव प्रिंसिपल बताकर आप पूरा संविधान नहीं बता सकते। वो एक खाना पूर्ति हो जाएगी। आपने जैसे आपने पुस्तकों में फ्रंट पेज पे प्रियम्बल डाल दिया, पिछले पेज पे फंडामेंटल ड्यूटी डाल दिया, इसमें बच्चा उस चीज को क्यों पढ़ेगा? लेकिन बच्चे को जब आप सिलेबस में उस चीज को ऐड करेंगे तो बच्चा फिर उसको पढ़ने की कोशिश करेगा, उसको समझेगा। तो इंटरेस्ट क्रिएट होता है स्कूल एजुकेशन से ही, और हमको वही करना था और वो नई शिक्षा नीति में बखूबी किया गया निश्चित तौर पर। और एक अच्छे नागरिक के जो बीज होते हैं वो बचपन से यदि बच्चों में डाल दिए जाए तो निश्चित तौर पर उस देश की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो नागरिक आगे जाके
बहुत अच्छे बनेंगे। इस बारे में आपकी राय जानना चाहूँगा मैम। बहुत आवश्यक है कि जो आने वाली पीढ़ी है हमारी वो इस चीज़ को समझे जी। कि हमारे देश की अखंडता और एकता बहुत आवश्यक है, और उसके लिए अगर हम भारत देश को विकास चाहते हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि जो हमारी पीढ़ी है जो अब हमारे सामने आने वाली है उसको हमारे देश के बारे में ज्ञान हो, हमारे जो देश के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लॉ है, उसके बारे में उनको पर्याप्त जानकारी होनी आवश्यक है। और इसीलिए जो ये पहल की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि छोटे बच्चों को भी ये पता रहना चाहिए कि संविधान होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। आगे चल के उनके पूरे कैरिकुलम में ये चीज़ आएगी तो उनका ज्ञान में वृद्धि होगी, प्लस वो एक अच्छे सिटीजन बन पाएंगे। उनको समझ में आएगा कि यदि हमको अधिकार मिले हुए हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं जो हमको फॉलो करने। और अचानक जब उनके सामने बड़े होके संविधान की बातें आएंगी तो उनको कोई नयापन नहीं लगेगा। हाँ। या उनको कोई अजीबोगरीब स्थिति नहीं लगेगी। हाँ। कि हम इस नई चीज को कैसे जाने। जी। तो मैं एक बार आपको वापस फिर से इतिहास की तरफ ले जाना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि इस संविधान की जो हमने संकल्पना की थी वो कैसे की गई थी, आपसे जानना चाहूँगा। हाँ। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, जब यदि हम बात करें इतिहास की, तो अंग्रेज जब हमारे आए 1600 में, सूरत में उनका आगमन हुआ, 15 साल की उनको लीज मिली हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करते करते 1858 तक उन्होंने पूरा साम्राज्य स्थापित कर दिया। ये स्थिति आ गई थी कि पूरी तरीके से भारत उनके कब्जे में था। बहुत सारे रिवोल्ट हुए, बहुत सारे खूनी युद्ध हुए, लेकिन भारत नहीं आगे आ पाया, जीत नहीं पाया, फ्रीडम नहीं अचीव कर पाया। तो 1922 का जो दशक था उसमें सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने संविधान की बात करी कि हमें हमारे भारत देश का एक संविधान चाहिए, और उसी के फलस्वरूप 1928 में नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट बनाई, जिसमें भी उन्होंने संविधान की मांग करी कि हम भारत के देश, हमको एक संविधान चाहिए, जिसे ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया। और उसी के बाद जब विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ 1939 से, तो अंग्रेजों की ये स्थिति हो गई कि वो अपने देश को बचाएं कि भारत में राज करें। तो इसीलिए 1946 में जब क्लेमेंट एटली जीत के आए और प्रधानमंत्री बने यूके के, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हम आपको फ्रीडम देते हैं और यदि आप अपने संविधान का निर्माण कर सकते हैं तो आप करिए। और उसके बाद फिर संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसे हम कहते हैं, उसका निर्माण हुआ, 22 समितियां बनी और उनके प्रपोजल्स आए, सारे अध्ययन किया गया 60 देशों के संविधान का, और एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जिसके चेयरपर्सन के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी आए, फिर BR अम्बेडकर जी आए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब संविधान के निर्माण के लिए आवश्यक थी, और उसके बाद ये फलस्वरूप हमारा ये हुआ कि हम अपने देश को एक संविधान दे पाए। संविधान निर्मात्री समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही क्यों उन्हें चुना गया? देखिए, क्या उनकी विशेषताएं? जी मनीष जी, संविधान सभा में जिन लोगों का भी चयन हुआ वो उनकी योग्यता के आधार पर हुआ था जी। डॉक्टर अंबेडकर उस समय में सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति और सभी चीज़ों को समझने वाले, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले और सारे देशों के संविधान का अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। इसीलिए उनको उस कमेटी में रखा गया, अध्यक्ष बनाया गया, और उन्होंने जो बात कही कि हम एक संविधान बनाएंगे और ये संविधान अच्छा तब होगा जब इसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे, और अगर इसको चलाने वाले लोग ही अच्छे नहीं हुए तो हम कितना भी अच्छा संविधान बना ले वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा जी। तो यही बात जो थी, ये क्वालिटी जो थी डॉक्टर अंबेडकर साहब की, वो उनको अलग करती थी। उनका नॉलेज, देखिए संविधान सभा में जितने लोग बैठे हैं सभी का अपना एक नॉलेज था, उस नॉलेज के बेसिस पर हमने इतने बृहद कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया, और यही सबसे बड़ी बात जो थी जिससे हमने इतना एक स्टैंडर्ड लेवल का कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मिसगाइड करती है, वो हमने तैयार किया। इसी संविधान निर्मात्री समिति ने संविधान के एक आधारभूत ढांचे को तैयार किया जी। अक्सर हम बात करते हैं आधारभूत ढांचे की, आधारभूत ढांचे के संबंध में कई नेताओं के वक्तव्य भी आते हैं, तो जनता के मन में ये प्रश्न तो उठना लाजमी है कि ये आधारभूत ढांचा आखिर है क्या? सरल शब्दों में आपसे जानना चाहूँगा मैडम।
देखिए, सबसे पहले ये बात उठी कि जितने भी संविधान के प्रावधान हैं सब में संशोधन लाया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत। बिल्कुल। लेकिन बाद में केशवानंद भारती का जो लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि आप संशोधन ला सकते हैं 368 के आर्टिकल के माध्यम से, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आधारभूत ढांचा जिसे हम कहते हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सेक्युलरिज्म और प्रीएम्बल की जो पोर्शन है, उस पे आप अमेंडमेंट नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा पोर्शन है जो पूरा नींव रखता है कॉन्स्टिट्यूशन की। और यदि आप उसको संशोधित कर देंगे तो जो हमारा बेसिक क्रक्स है, जो जिसे हम कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए नींव है, वो हमारा बेसिक सिद्धांत है। हाँ, तो उसको हम संशोधित नहीं कर सकते। बाकी सारे आर्टिकल्स में हम संशोधन ला सकते हैं समय और काल की परिस्थिति अनुसार। आधारभूत ढांचे पर आपके विचार जानना चाहूंगा। मनीष जी, आधारभूत ढांचा शब्द का इस्तेमाल भारतीय संविधान में कहीं नहीं है, कहीं नहीं किया गया, सबसे स्पष्ट बात। तो फिर यहाँ पे बात ये आ रही थी कि संसद को क्या ये इतना अधिकार मिल गया कि वो संविधान के किसी भी क्षेत्र में जाकर संशोधन कर दे। शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और फाइनली जब केशवानंद भारती का मामला आया तो यहाँ पर जो एक जो हम कहते हैं कि डिस्प्यूट जो क्रिएट हुआ विधायिका और न्यायपालिका के बीच में, और ये लड़ाई अपनी सर्वोच्चता की थी। विधायिका को ये लग रहा था कि वो संविधान से ऊपर चली गई है, न्यायपालिका का ये उद्देश्य था कि वो संविधान की रक्षा करे। इसीलिए वहां पर एक नए वर्ड को इजाद किया गया जिसे कहा गया बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर, जब जिस स्ट्रक्चर पर कोई घर खड़ा हुआ होता है उसी स्ट्रक्चर को हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, और उसी पर हमारे देश का संविधान टिका हुआ है। और हर बार न्यायपालिका ने स्पष्ट कर दिया कि ठीक है, विधायिका संशोधन करे, लेकिन अगर उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़खानी की तो हम ऐसे संशोधन को शून्य डिक्लेयर कर देंगे। ये इसका एक महत्वपूर्ण विषय था, और यहां से कहीं ना कहीं संविधान की लाज को बचाने का काम न्यायपालिका ने किया। न्यायपालिका को हम संविधान का संरक्षक इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को इजाद किया था। एक और महत्वपूर्ण बात है हमारे संविधान में, दर्शकों को भी इस चीज़ की जानकारी है, हमेशा बात होती है दर्शकों PIL के बारे में। तो कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं सर जो जनता से जुड़े होते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के सामने वो चीज़ होती है उसका सीधा सरोकार उस मुद्दे से कभी नहीं होता जी। तो संविधान ने उसको ये कहा है, उसमें लिखा है कि इस तरीके के मुद्दों को किस तरीके से आम जनता उठा सकती है जी, जनहित में। बिल्कुल। तो उस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 में ये बात पूरी तरह स्पष्ट है कि हमारा ऑब्जेक्ट है फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जेक्ट है कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो उसके लिए हम आपको रिलीफ प्रदान करेंगे। यहां पर यह बात क्लियर थी कि अगर कई ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीबी के कारण, अज्ञानता के कारण या और किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते, तो भगवती साहब ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि अगर उनकी ओर से कोई और व्यक्ति भी आएगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। हम सुलभ न्याय और सस्ता न्याय उपलब्ध कराना चाहते हैं। हम संविधान की रक्षा, हम मूल अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं। अगर इसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति भी हमारे पास आता है, लेकिन वो व्यक्तिगत हित लेकर ना आए, वो जनता का हित लेकर आए, तब हम उसको सुनवाई करेंगे। और यहीं से PIL वर्ड भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। PIL वर्ड को भी न्यायपालिका की सक्रियता से इजाद किया गया। और आवश्यकता ये थी कि हम मूल अधिकारों की रक्षा करें। हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ जो है, हमारे लिए सर्वोच्च जो है वो संविधान है और उसके मूल अधिकार है, और न्यायपालिका इसी की रक्षा करती है। और मैडम आपसे जानना चाहूंगा, मूल अधिकार की बात करें, मूल कर्तव्य भी हैं। हाँ, जो तो अधिकारों से पहले तो कर्तव्य की बात होती है, उसके बारे में संक्षेप में जानना चाहूंगा मैडम, हाँ, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। हाँ, अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट आई। पहले जो हमारा संविधान था उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन ये अमेंडमेंट के बाद जुड़े हैं। 42nd अमेंडमेंट आया 1976 में, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई, क्योंकि ये माना गया कि आप यदि जब तक अपने कर्तव्य नहीं करेंगे तब तक अपने अधिकारों की मांग कैसे कर सकते हैं। किसी और के अधिकार की भी आपको रक्षा करनी है, और आपके साथ जो लोग हैं उनके प्रति भी आपका कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य उसी में जुड़े हैं। और अभी लेटेस्ट 11वां जुड़ा, जो RTE के माध्यम से जुड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में हमने संविधान को लेकर काफ़ी सार्थक चर्चा की, और हमारे दर्शकों को भी इस बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्टूडियो में आकर हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी संविधान के बारे में दी। तो दर्शकों, आप लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में सुना, संविधान के बारे में सुना, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा।
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की सन गीतांजलि की 35वीं कविता है। Where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the tireless starving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits, where the words come out from the depth of truth, where the tireless starving stretches not towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits, where the mind is led forward by thee into this heaven of freedom, my father, let my country awake. सो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इस गीतांजलि को हम तभी सार्थक कर सकते हैं जब हम इस संविधान को पूर्ण रूपेण अपने मनसा वाचा कर्मणा से अंगीकार करें। और इसी उम्मीद के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार और आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।